हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 11 है ना, इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। अगर हम समझेंगे तो इजी है, नहीं समझेंगे तो बहुत हार्ड हो जाता है। देखो, मैं तुम्हें एक छोटी सी बातें समझाने की कोशिश करूँगा, आप उस तरीके से समझना। करंट को हिंदी में धारा कहते हैं, और धारा किसकी होती है? पानी की। तुम करंट को ना पानी ही मान के चलो। करंट को क्या मान के चलो? पानी। पानी नहीं, पानी को चार्ज मान के चलो। पानी को क्या मान के चलो? चार्ज मान के चलो। और धारा क्या होगा कि धारा की रफ्तार ज्यादा है कम है, धारा क्या होगी, किस रफ्तार से पानी बह रहा है। तो हमें इससे पहले आपको पता क्या सीखना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज होता क्या है। तो चार्ज का फॉर्मूला है लक्ष्य Q = Ne। अब समझाता हूँ। कभी भी तुम देखोगे कि एक एटम होगा ऐसे जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमेंगे? इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। और वो नेगेटिव चार्ज हमें बताएगा कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो उतना ही चार्ज ज्यादा होगा, जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतना ही चार्ज कम होगा। हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है? वो है 6.23 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बनाते हैं? एक कूलाम चार्ज बनाते हैं। अब चार्ज तो हमने समझ लिया कि वो किसके इकट्ठा होने से बनेगा? इलेक्ट्रॉन के। जैसे हमारा पानी किसके इकट्ठा होने से बनता है? वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठा होने से बनता है। ऐसे चार्ज किसके इकट्ठा होने से बनता है? इलेक्ट्रॉन के इकट्ठा होने से बनता है। अब चार्ज के बहने की रफ्तार को ही क्या कहेंगे? हमें करंट कहेंगे भाई। चार्ज के बहने की रफ्तार को ही क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाऊं यहाँ पे, तुम देखो कि जी I = क्या है? Q/T। अगर मैं तुम्हें डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला लिखूं ना, तो वो डिस्टेंस कवर करने की स्पीड होती है, टाइम होता है ना। ऐसे ही यहाँ तुम ध्यान देखो कि चार्ज के बहने की रफ्तार को ही क्या कहा गया है? करंट कहा गया है। अब करंट कहा गया है तो करंट को मापने की यूनिट क्या होगी? एम्पियर। चार्ज को मापने की यूनिट क्या होगी? कूलाम। टाइम को मापने की यूनिट क्या होगी? सेकंड। कई बार आपसे वो 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए बोलेगा। तो 1 एम्पियर जब कितना चार्ज फ्लो हो रहा हो? 1 कूलाम। कितनी सेकंड में? 1 सेकंड में। तब क्या होगा? करंट 1 एम्पियर होगा। हरियाणा बोर्ड में तो सीधा ऐसे ही पूछ सकता है कि करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। समझ में आ गई बात? करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। कब? जब 1 कूलाम चार्ज कितनी सेकंड में फ्लो होगा? 1 सेकंड में। तो तब करंट कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। और करंट है चार्ज के बहने की रफ्तार को क्या कहते हैं? हमें चार्ज के बहने की रफ्तार को, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। We can also define this as the flow of charge in unit time. We can say it is the rate of flow of charge in unit time. ठीक है, सभी को क्या कहेंगे? हमें करंट कहेंगे। देखो यही बात मैंने जो आपके सामने लिखी है, I = Q/T। यहाँ आप सर्किट को देख पा रहे होंगे। ये क्या है? एक बल्ब है। यहाँ है एमीटर। एमीटर को हमेशा कैसे जोड़ा जाता है? सीरीज में। एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है भाई? सीरीज में। ये क्या है? एक बैटरी। यहाँ पे बैटरी को देखो आप, एक पॉजिटिव है और अगले के नेगेटिव से इसको पॉजिटिव जोड़ा गया, बीच में जोड़ने का निशान दिखा रखा है। यहाँ पे है की। हमेशा करंट कहाँ से निकलेगा? पॉजिटिव से, और अंदर की तरफ कहाँ दिखाया जाएगा? नेगेटिव की तरफ दिखाया जाएगा। यहाँ देखो जो मैंने अभी आपके लिए न्यूमेरिकल लिखा, क्या लिखा है कि करंट निकालो जब 0.5 एम्पियर हो रहा है, करंट है फिलामेंट के अंदर, कितनी मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। अब एक बात बताओ, I = Q/T है। ये कितनी यूनिट है इसमें? 1 2 3। तीनों में से अगर मैं 2 दे दूं आपको, तो थर्ड क्या कर सकते हो? आप निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है? चार्ज। तो ये टाइम इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो चार्ज की वैल्यू क्या आ गई हमारी? IT। चार्ज = I कितना है? 0.5। टाइम कितना है? 10 मिनट। तो सेकंड के हिसाब से हो रही थी ना बात, तो इसको किस में कन्वर्ट करने के हमें? सेकंड में। 10 × 60। ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया? 300 कूलाम। कितना आया भाई? 300 कूलाम।
आगे देखो, अब एक छोटा सा टॉपिक है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है वो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पता है देखो क्या कह रहे हैं। अब ये जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर होते हैं हमारे मेटल्स, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है ना लक्ष्य है, ये फ्री प्रेजेंट है भाई। क्या है ये? फ्रीली प्रेजेंट है, कहीं भी घूमते रहेंगे, कहीं भी घूमते रहेंगे। इनको एक डायरेक्शन देने के लिए हमें क्या जरूरत होगी? एक पावर की जरूरत होगी। तुम देखोगे कि कभी किसी तालाब में पानी है तो वो घूमता रहता है, लेकिन होता तो तालाब के अंदर ही है। उसको अगर एक दिशा देनी है तो क्या लगाना पड़ेगा? एक पंप लगाना पड़ेगा, और पंप को क्या देनी पड़ेगी हमें? पावर, एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करने को ही तो हम करंट कहते हैं। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो ही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करना ही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगी? हमें पावर चाहिए होगी। और पावर कहाँ से मिलती है? वर्क से। तो जब मैं वर्क पर यूनिट चार्ज, इसको ही क्या कहेंगे? हमें पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे? पोटेंशियल। अब वर्क कब होगा? तुम समझो कि ये नीचे एक फर्श था, यहाँ पे एक छत थी, तुम यहाँ से पानी ऊपर लेके गए और वहाँ से पानी नीचे फेंका। वो नीचे आया ही क्यों? क्योंकि उसके पास क्या थी? एनर्जी थी। कैसे दी तुमने वो? वर्क करके जब नीचे से तुम ऊपर लेके गए। ठीक है, अब जब तुम नीचे से ऊपर लेके गए तो कहीं दूर से भी लेके आ सकते हो। तो इसी को ही तो हमने क्या कहा? वर्क पर यूनिट कूलाम ही क्या है? हमारा ताकत है। उस ताकत को हमने क्या कहा है? पोटेंशियल कहा। दो तरीके के पोटेंशियल हैं लक्ष्य, एक इलेक्ट्रिक, एक पोटेंशियल डिफरेंस। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक पोटेंशियल। तो तुम चार्ज को कहीं से लेके आओगे, जब तुम चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आओगे ना, कहाँ से लेके आओगे? इनफाइनाइट से लेके आओगे, तब जो पोटेंशियल होगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन देखो, अब हम चार्ज को क्या लेके आ रहे हैं? लेके आ रहे हैं, तो इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इट इज द, देखो अगर तुम फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो तो ये Q/T था ना, इट इज द चार्ज ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम, ऐसे ही तो बोला था मैंने। अब क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ? डेफिनेशन तो लिखी जा सकती है ना। V = W/Q है। W क्या है? वर्क डन। Q क्या है? चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। लेकिन इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन ये तो सेम ही है कि इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो हमारे पास जो इसको वर्क को मापने की यूनिट है वो है जूल, चार्ज को मापने की यूनिट क्या है? कूलाम, और पोटेंशियल डिफरेंस की मापने की यूनिट क्या है? जब एक कूलाम चार्ज पे कितना वर्क खर्च हो रहा हो? 1 जूल, तब क्या होगा हमारा? 1 वोल्ट होगा। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं हम। इसी के ऊपर ये सर्किट डायग्राम में हमारा ये सेल होता है हमारा। देखो ये क्या हमारा? बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये क्या हमारा? सेल। एक सेल जैसे हम देखें तो घड़ी वाले सेल होते हैं, एक सेल, और ये अगर कंबाइन कर दे सेल को क्या बन जाती है? बैटरी। ये ओपन है जिसमें करंट फ्लो नहीं है, ये क्या है? करंट फ्लो है। जब हम एक तार से दूसरी तार जोड़ते हैं वो है, जब एक तार को दूसरी तार के ऊपर से लेके जाते हैं तब ऐसे दिखाते हैं। ये क्या होता है हमारा? ये एक बार टीचर ने भी पूछा था। ये तो बल्ब है, ये रेजिस्टेंस है भाई। इससे कैसे दिखाएंगे? रेजिस्टेंस। और ये क्या हमारा? वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। वेरिएबल का मतलब होता है जो बदलता रहता है, और उसको क्या बोला जाता है? रियोस्टेट। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं टीचर। एमीटर क्या होता है? जो करंट को मेजर करे, और वोल्ट मीटर क्या होता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे। एमीटर को हमेशा किस में जोड़ा जाता है? सीरीज में। पोटेंशियल डिफरेंस को किस में जोड़ा जाता है? पैरेलल में। ठीक है, अब हमारे आगे जी ओम्स भाई साहब। ओम्स भाई साहब ने क्या कहा? ओम्स भाई साहब ये बोले कि जी अगर मैं पावर ज़्यादा अप्लाई करूँगा तो मोटर में पावर ज़्यादा दूंगा तो वाटर भी क्या होगा? ज़्यादा निकलेगा। ये तो बात पानी के साथ हुई, लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा? यहाँ पे पावर क्या थी लक्ष्य? कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा दूंगा तो करंट भी क्या फ्लो होना चाहिए? यही तो लिखा हुआ है कि जी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा करंट भी क्या होना चाहिए? यहाँ देखो ये वाली बात पूरी।
कि यहाँ बढ़ा रहा हूँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस, इधर बढ़ रहा है हमारा करंट। डायरेक्टली का मतलब होता है लीनियर ग्राफ, ये लीनियर इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को शो करते हैं। और लेकिन इसने ये नहीं कहा कि हर बार पोटेंशियल डिफरेंस, मान के चलो मैंने एक बार 5 वोल्ट का पोटेंशियल दे दिया, एक बार तो करंट फ्लो हो गया 4 एम्पियर, अगली बार ये भी हो सकता है कि 5 वोल्ट के साथ 2 एम्पियर भी हो सकता है, क्योंकि एक बात होती है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R, V इज इक्वल टू I नहीं है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन अगर बराबर करना है ना तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसको क्या कहेंगे, R कहेंगे, रेजिस्टेंस, जिसको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे R। क्या समझ में आ गई बात? R को क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। तो V इज इक्वल टू क्या बन जाता है हमारा फॉर्मूला, अब यहाँ से 3 फॉर्मूले हैं, V इज इक्वल टू आई आर, R इधर आके डिवाइड में हो गया तो I इज इक्वल टू V बाई R, और V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये 3 फॉर्मूले कभी कोई भी अप्लाई हो सकते हैं, समझ में आ गई बात। अब बात है जी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का नाम ही पता क्या है, रेजिस्टेंस का नाम ही है रुकावट, बाधा। अब रेजिस्टेंस को भी तो मापोगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में माप रहे हो, करंट को एम्पियर में माप रहे हो, तो रेजिस्टेंस को किस में मापोगे, ओम। ओम है इसकी यूनिट, इसका निशान भी ये है ऐसे बन के, क्या है इसकी यूनिट, ओम। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई R, ठीक है। अब इसने कहा कि जो ये रेजिस्टेंस है ना, जो ये रेजिस्टेंस जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, इनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, किस चीज पे डिपेंड करेगा ये रेजिस्टेंस। अगर तुम समझो यार, तुमने ना एक मोटर लगाई है नीचे, क्या लगाई है, एक नीचे ऐसे पानी था नीचे, और तुमने मोटर लगा दी, यहाँ मोटर है हमारी, और तुम पानी खींचने लगे। अगर तुम्हारी पाइप की लंबाई ज़्यादा होगी तो बाधा होगी, मोटर पे पावर पड़ेगी, प्रेशर पड़ेगा मोटर पे। तुम्हारी पाइप अगर पतली होगी ना तो मोटर पे तब भी प्रेशर पड़ेगा। और तीसरी बात, तुम्हारी पाइप है ही कैसी, तुम्हारी पाइप ही कैसी है, मतलब पाइप में पत्थर पड़े हैं या कुछ और पड़ा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो यही तो कह रहा है लक्ष्य, कि अगर तुम्हारी रेजिस्टेंस जो है ना, लेंथ बढ़ाओगे ना तुम कंडक्टर की, तब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर तुम उसका एरिया बढ़ाओगे ना, मतलब रास्ता चौड़ा कर दोगे, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। और अगर तुम इन दोनों को कंबाइन करोगे तो R इज इक्वल टू L अपॉन A। और मैंने कहा था कि ये प्रोपोर्शनलिटी है, इज इक्वल नहीं, इक्वल लगाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसको क्या कहेंगे हमें, रेजिस्टिविटी। क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी। तो इसने ये कह दिया कि जी आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, दोनों को कंबाइन कर दिया, फिर यहाँ पे लगा दी रेजिस्टिविटी रो। तो देखो ये लिखा हुआ रो, RHO, एक कांस्टेंट है ये प्रोपोर्शनलिटी का, जिसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। कैसे, अब R इज इक्वल टू रो L अपॉन A हो गया, A डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में, डिवाइड में क्या आ गया, L और रो। R की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और L की यूनिट M इज इक्वल टू रो, मीटर से कैंसिल, तो क्या आ गई, ओम मीटर। क्या आ गई, ओम मीटर। और इस रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी डिपेंड करती है केवल टेम्परेचर पे। अगर मैं लेंथ को, ध्यान से समझना, अगर मैं लेंथ को डबल करता हूँ तो रेजिस्टेंस भी डबल, लेंथ को ऑफ करूंगा तो रेजिस्टेंस भी ऑफ। तो रेजिस्टेंस से तो ऐसा रिलेशन है इसका। दूसरी बात, अगर मैं रेडियस क्या करूंगा, रेडियस, एरिया नहीं कह रहा हूं मैं क्या नहीं कह रहा हूं, एरिया। रेडियस अगर मैं डबल करता हूं, रेडियस अगर मैं डबल, तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम होगा। कितने गुना कम होगा, अगर मैं रेडियस ट्रिपल करता हूं तो रेजिस्टेंस 9 गुना कम हो जाएगा। क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वायर के पाई आर स्क्वायर, तो उसके स्क्वायर मतलब जितना तुम करोगे उसके स्क्वायर के हिसाब से घटेगा। लेकिन जो रजिस्टिविटी है ना, ये डिपेंड नहीं करती, ना तो लेंथ पे करती ना एरिया पे करती, ये तो होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। रजिस्टिविटी को क्या कहते हैं हमें, रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो वॉल्यूम पे, यूनिट वॉल्यूम, और यूनिट वॉल्यूम का तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तुम आप वॉल्यूम भी डिवाइड करोगे तो वो भी घूम के ऊपर चला जाएगा। यूनिट मतलब कि एक वॉल्यूम। तो रेजिस्टेंस एक वॉल्यूम का क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ये केवल और केवल डिपेंड करेगी टेम्परेचर ऑफ द मेटेरियल पे। किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर ऑफ द मेटेरियल। देखो रेजिस्टिविटी लिखी हुई है तुम्हारे सामने। और रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, हमेशा एलओए की ज़्यादा होती है। तभी हम देखो यहाँ पे एलओए की रेजिस्टिविटी, कॉन्स्टेंटन है, एक और है नाइक्रोम, ठीक है।
और भाई मैग्नीशियम ये लिखा हुआ है, इनका एलओ यूज करते हैं, इनकी रजिस्टिविटी क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा आई है। ठीक है, आगे देखो। अब मैं इन रेजिस्टेंस को क्या कर सकता हूँ, मैं इन रेजिस्टेंस को जोड़ सकता हूँ, किसमें, सीरीज में और पैरेलल में। जब मैं रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ूंगा तो देखो पानी का फ्लो ही तो है लक्ष्य, और पानी का फ्लो सब में क्या रहेगा, सेम। तो रेजिस्टेंस जब सीरीज में जोड़े जाते हैं तो करंट सेम रहता है, मतलब यहाँ भी करंट आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V2, यहाँ, और इन सब का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के, मतलब इन तीनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के। अब एक बात बताओ, V का फॉर्मूला क्या है, IR। मैं अगर V1 निकालूं यहाँ पे तो V1 कितना होगा, IR1, और V2 होगा तो IR2, और V3 होगा तो IR3, और यहाँ पे V क्या होगा, IRS। RS मतलब इन तीनों के बराबर कोई रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ से I कॉमन लेके I क्या हो जाएगा, कट जाएगा। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो थोड़े से तुम अगर समझदार होगे ना, तुम क्या लिखोगे, we take three resistance R1 and R2 and R3 and connected in series in this circuit diagram with a battery whose potential difference is V. We connect a ammeter A in the series and a potential difference in a parallel. The current through the all resistance are same, but the potential difference through R1 is V1 and R2 is V2 and R3 is V3. As we know that the total potential difference is equal to V1 plus V2 plus V3. So we can find, तो as we know that the total potential difference is equal to V1 plus V2 plus V3 and we can, अब देखो यहाँ से हम निकालेंगे V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, सब की वैल्यू निकाल के क्या कर देंगे, पुट, तो फिर निकाल देंगे हमारा टोटल रेजिस्टेंस इज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या समझ में आ गई ये बात, आगे चलते हैं। देखो और रेजिस्टेंस इन, अब देखो अच्छा पैरेलल वाला भी आ गया था क्या, हाँ ये रहा रेजिस्टेंस इन, क्या है अबे, पैरेलल। अब देखो यहाँ से पानी जा रहा है, वो पानी तीन जगह बट गया, ठीक है, तो तीन जगह बटेगा, तो ध्यान दो यहाँ बांट दिया हमने I1, यहाँ बांट दिया I2, यहाँ बांट दिया I3, और पैरेलल में जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। और जो ये करंट यहाँ से आई गया है ना, ये बटा है तीन जगह, तो तीनों का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, यही होगा I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 होगा। और जब V का फॉर्मूला क्या होता है हमारा IR, तो I का फॉर्मूला क्या होगा, V बाई R, तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, V बाई R। R कितना, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसका फॉर्मूला कितना होगा, V बाई कितना, इसमें कितना है R1, इसमें कितना होगा V बाई R2, इसमें कितना होगा V बाई R3, और V कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल है ना, वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। क्या ये बात समझ गए हो तुम, सबको क्लियर होगी। अब यहाँ पे ना एक बात और यूज होती है, जैसे मैंने तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला लिखा था RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह मैं एक सेम रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ, तो जो रेजिस्टेंस इन सीरीज है वो क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस R। अब देखो लिखो कितना हो गया, 3R, और अगर मैं N जोड़ दूँ, N ऐसे रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा NR, किसमें, RS, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में जब किसी एक तरीके के हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, एक टाइप के रेजिस्टेंस को, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा NR। लेकिन अगर मैं यही तुम्हें पैरेलल में पूछूं तुम्हारे से, तो 1/RP इज इक्वल टू, जब सारे ही सेम है तो 1/R, 1/R और 1/R, लाइक फ्रैक्शन हो गया, RSI ऊपर तीनों का जोड़ किया तो 1/RP, और RP दोनों तरफ उल्टा करूंगा तो RP इज इक्वल टू R/3, और N रजिस्टर जोड़ूंगा तो यहाँ 3 की जगह क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। कब, जब N सेम रेजिस्टेंस हम किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ने की कोशिश करेंगे तब। अगला टॉपिक देखो हमारा, देखो ये डेरिवेशन भी आए हुए हैं आपके,
रेजिस्टेंस इन पैरेलल और रेजिस्टेंस इन सीरीज का ये यहाँ से कर सकते हो आप अच्छे से। देखो यही लिखा हुआ आई इज इक्वल टू ये R1 ये सब लिख दिया ना, लिखना ही तो है फिर वो कि वी टेक द 3 रेजिस्टेंस इन द पैरेलल which is R1, R2 and R3. The current potential difference through across the all resistance are same, but current is different, which is I1 through R1, I2 through R2, I3 through R3. लिख सकते हैं, ऐसे बहुत आसान बातें हैं ये अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। अब बात हमारी क्या आती है, हीटिंग इफेक्ट। अब ये बताओ हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूले हैं, पावर के, एक VI, एक I²R, एक V²/R। और पावर तो होती है नहीं, इसमें तो नहीं आता, 3 ही लिखते, 5वां कौन सा है याद को नहीं। वो पावर है कि जब तीनों की पावर सीरीज में होगी तो हम पावर को सीधा सीधा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पावर के फॉर्मूले क्या हो गए हमारे, VI, I²R और V²/R। ये पावर होता है काम करने की रफ्तार को, और अगर मैं कहूँ कि टोटल काम कितना किया है, हीट, वो होगा पावर मल्टीप्लाई टाइम। अगर मुझे हीट के फॉर्मूले लिखने हैं तब क्या होगा, VIT एक फॉर्मूला, इसके गुणा में टाइम, दूसरा फॉर्मूला I²RT, तीसरा फॉर्मूला V²/RT। ये सब किसके फॉर्मूले हैं, हीट के, या फिर काम करने के एनर्जी के, या फिर काम करने के एनर्जी के। और हीट क्या होगी, जब जैसे मान के चलो किसी टंगस्टन वायर है हमारी, उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट। ये वो ही है कि कितना काम करेगा कोई भी कंडक्टर। तो काम करने की बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है और कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, हमें हीट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। और पावर की यूनिट क्या होती है हमारी, वाट। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। अब यहाँ से एक बात और स्टार्ट होती है कि हमारी एक कमर्शियल यूनिट होती है, कौन सी होती है, कमर्शियल यूनिट होती है 1 kWh। इसका मतलब है कि 1000 वाट का कोई इंस्ट्रूमेंट जब 1 घंटे तक चलेगा तब वो कितनी यूनिट खर्च करेगा, 1 कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट जो हमारा बिजली का बिल आता है, जो हमारा बिजली का बिल आता है उसको क्या कहते हैं, हम कमर्शियल यूनिट कहते हैं। और वो कब होगी, जब 1000 वाट का कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे 1000 वाट का कोई AC था और वो कितनी देर तक चलेगा, 1 घंटे तक, तब उसको क्या कहेंगे, एक कमर्शियल यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, एक कमर्शियल यूनिट कहेंगे। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? यही है पूरी की पूरी, अगर हम ब्रीफ में इसको समझे ना तो यही है हमारा सारा का सारा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का भी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है देखो 1 kWh, 1000 वाट कितने सेकंड तक चलेगा, 3600 सेकंड तक। अगर उसको जूल में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, ये पूछा जाएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल को हम क्या कहेंगे, 1 कमर्शियल यूनिट कहेंगे, 1 kWh कहेंगे। क्या क्लियर होगी तुम्हारे लिए ये बात? तो इस चैप्टर में ना पहले तो हमें ये याद होना चाहिए। अब इसके न्यूमेरिकल पोर्शन भी तो हैं बहुत सारे। न्यूमेरिकल करने के लिए तो हमें क्या चाहिए होगा, बहुत सारा टाइम चाहिए होगा। फिर वो कभी अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है।